हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत उसी चीज़ से करते हैं, एक बार देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आपके दिए गए हैं। सबसे पहले आपको दिया गया कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स का क्या क्या यूज़ होता है। फिर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में देखेंगे माइक्रोब्स का यूज़। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि जो घर से सीवेज निकलता है उसमें कैसे, उसके ट्रीटमेंट में कैसे माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। बायोगैस के प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में भी हेल्प करते हैं। और लास्ट में आप देखें कि इतना ही नहीं, माइक्रोब्स जो होते हैं वो बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि बिसाइड्स मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि बहुत मैक्रो मीन्स बहुत बड़े प्लांट और एनिमल जो कि बहुत बड़े, उनके अलावा माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ। ठीक है, आपने ये पहले ही पढ़ा है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लास 11th में। क्या आपको रिमेंबर है कि कौन से किंगडम में लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कौन से किंगडम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है, विच आर द वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक, जो कि केवल माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं, सॉयल, वाटर, एयर, हमारे शरीर के अंदर भी और दूसरे एनिमल्स और प्लांट के अंदर भी। ठीक है, ये उन जगहों पे भी रहते हैं जहाँ पे लाइफ के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। ठीक है, जैसे कि गीज़र के अंदर, गीज़र क्या होता है, थर्मल वेंट बोलते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का हो जाता है। सॉयल के अंदर, डीप इन द सॉयल, सॉयल के बहुत अंदर तक पाए जाते हैं। अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो, स्नो के लेयर्स के अंदर जो कि सेवरल मीटर थिक हो, माने काफ़ी मीटर थिक हो, उसके अंदर भी ये पाए जाते हैं। और हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट, ये सब एक्सट्रीम कंडीशंस है जहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है। माइक्रोब्स बड़े डाइवर्स होते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स आर डाइवर्स, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट वायरसेस। ठीक है, ये सब कुछ माइक्रोब्स के बारे में दिया गया है कि कौन कौन से माइक्रोब हो सकते हैं। वायरॉइड्स ये भी और प्राइऑन्स, ये दोनों भी माइक्रोब्स के कैटेगरी में आते हैं। तो प्राइऑन्स के बारे में कह रहा है कि प्रोटीनेशियस इन्फेक्शंस कॉज करते हैं ये प्राइऑन्स। कुछ और माइक्रोब्स दिए गए हैं फिगर 8.1 और 8.2 के अंदर। माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया और बहुत सारे फंगी कहाँ ग्रो करते हैं, न्यूट्रिटिव मीडिया में, जहाँ पे एक क्या फॉर्म करते हैं, कॉलोनी फॉर्म करते हैं। और इनके कॉलोनी को आप नेकेड आई से देख सकते हो और ऐसे कल्चर यूज़फुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए। तो क्या आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्या देख सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी को देख सकते हैं। तो कॉलोनी को आप देख सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हैं। बात बहुत सीधी तरीके से आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए कुछ फिगर दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया दिया गया है, रॉड शेप का मैग्नीफाइड बैक्टीरिया दिया गया। जस्ट अ सेकेंड। बैक्टीरिया दिया गया है जो कि रॉड शेप का है, जिसे 1500x तक मैग्नीफाई किया गया है। स्फेरिकल शेप का भी बैक्टीरिया है जो कि 1500x तक, और रॉड शेप का बैक्टीरिया भी है जिसके पास फ्लैजिला है, इसे 50,000x तक मैग्नीफाई किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिटेलिंग है, कुछ इसमें खास नहीं है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो आप इसको लेके बहुत परेशान ना हो, कंटेंट पे ध्यान दें। चलिए आइए देखते हैं हम आगे क्या कह रहा है। यहाँ देखिए फंगल कॉलोनी दी गई है, यहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनी है। ठीक है, पेट्री डिश के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर 7 के अंदर आपने पढ़ा है कि माइक्रोब्स बहुत सारे डिजीज़ेस कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। ये डिजीज़ कॉज करते हैं एनिमल्स और प्लांट को भी, बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक कि सभी जो माइक्रोब्स होते हैं वो हार्मफुल होती है। कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, या फिर कह सकते हैं मानव के लिए विभिन्न रूप से हेल्पफुल होते हैं।
कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो माइक्रोब्स का है ह्यूमन वेलफेयर में, वो इस चैप्टर में दिया गया है। चलिए हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट में देखते हैं कि कैसे माइक्रोब्स का यूज होता है। आप सरप्राइज हो जाएंगे इस चीज़ को जान के कि हम माइक्रोब्स का यूज या फिर उनके प्रोडक्ट्स का यूज डेली करते हैं, डेली करते। एक कॉमन एग्जांपल है प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दही का दूध से बनना एक कॉमन एग्जांपल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, और दूसरे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB, ठीक है, वो क्या करते हैं, मिल्क के अंदर ग्रो करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं कर्ड के अंदर। ड्यूरिंग ग्रोथ जो लैब प्रोड्यूस होता है वो जो लैब होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड, और ये जो एसिड होता है वो मिल्क को पार्सली डाइजेस्ट कर देता है। इसके लिए आप क्या करते हैं, छोटे अमाउंट में स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज़ एडेड टू द फ्रेश मिल्क। फ्रेश मिल्क में आप थोड़े अमाउंट में कर्ड ऐड करते हो, जिसे आप इनोकुलम बोलते हो या फिर स्टार्टर बोलते हो, जोरट भी बोलते हैं इसको जगह जगह पे। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, थोड़ा अमाउंट जो डालते हो उसमें दही का, मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि सूटेबल टेम्परेचर पे मल्टीप्लाई करते हैं और क्या करते हैं, दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, दूध के बारे में दही के बारे में कह रहा है कि ऑल्सो इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। क्या होता है, कर्ड हमारे शरीर में विटामिन B12 बढ़ाता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आप इनोकुलम ऐड करते, जो लैब बैक्टीरिया होता है वो दूध को दही में बदलता है और उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। कैसे, विटामिन B12 को इंक्रीज़ करके। हमारे स्टमक के अंदर भी लैब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या काम करता है, चेक करता है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को। आटा जो कि फूड बनाने के लिए यूज होता है, कौन से फूड, जैसे कि आप जानते हो डोसा और इडली, ये भी फर्मेंट किया जाता है बैक्टीरिया से, ठीक है। जो कि आप इडली डोसा बनाते हो वो भी बैक्टीरिया से फर्मेंट किया जाता है। और जो पफ्ड अप अपीयरेंस आता है आटा का, वो किस वजह से आता है, उसमें से CO2 के प्रोडक्शन की वजह से। क्या आप ये बता सकते हो कि कौन से मेटाबॉलिक पाथवे टेक प्लेस करते हैं जहाँ पे CO2 का प्रोडक्शन होता है। Where do you think the bacteria from these fermentation come from? कि इन फर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरिया कहाँ से आता है। सिमिलरली जो आटा आप यूज करते हो ब्रेड बनाने के लिए, वो फर्मेंट किया जाता है बेकर यीस्ट से, ठीक है, जिसे बोलते हो आप सैक्रोमाइसिस सर्वेसियाई। एक नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स, बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक और फूड भी इन्हीं से बनाए जाते हैं। किनकी मदद से, माइक्रोब्स की मदद से। जैसे उसका एक एग्जांपल दिया है तोड़ी, ठीक है, तोड़ी ये एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि साउथ इंडिया के कुछ पार्ट में पिया जाता है। इसको कैसे बनाया जाता है, पाम ट्री के सैप को फर्मेंट किया जाता है, उससे ये बनाया जाता है। माइक्रोब्स हमारे लिए हेल्पफुल हैं और इनके कुछ और यूज़ दिए गए हैं। जैसे आप फिश को फर्मेंट करते हो, सोयाबीन को करते हो, बैम्बू शूट को भी आप फर्मेंट करते हो। कुछ जगह पे बैम्बू को भी एज ए डेलिकेसी यूज किया जाता है। चीज़ जो कि बहुत ओल्डेस्ट फूड आइटम है, जो कि हम लोग यूज करते हैं, पनीर जिसे बोलते हैं, वहाँ पे भी माइक्रोब्स का यूज होता है। अलग अलग वैरायटी चीज़ की जो आप जानते हो, वो उनके कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट की वजह से होता है। और ये स्पेसिफिसिटी कहाँ से आती है, ये आती है किस टाइप का माइक्रोब्स आपने यूज किया है, उस हिसाब से आपके चीज़ का टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट बदलता रहता है। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि जैसे स्विस चीज़ जिसके अंदर लार्ज होल्स होते हैं, वो कहाँ से आता है, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 के प्रोडक्शन से। क्यों ऐसा होता है, जब आप प्रोपियोनाई बैक्टीरियम सरमेनाई का यूज करते हो तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से ढेर सारे लार्ज होल्स होते हैं स्विस चीज़ के अंदर। रॉकफोर्ट चीज़ के बारे में आपने सुना होगा, आर राइपेंड बाई, कैसे इसे बनाया जाता है, ग्रोइंग ए स्पेसिफिक फंगी ऑन देम, ठीक है। रॉकफोर्ट चीज़ कैसे बनाया जाता है, उनके ऊपर स्पेसिफिक फंगी को ग्रो करा के, जो कि उन्हें एक पर्टिकुलर फ्लेवर देता है।
ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, क्या आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपसे पूछा जाए कि स्विस चीज़ में क्या यूज होता है, तो स्विस चीज़ में आप बैक्टीरिया यूज करते हो, जबकि यहाँ पे क्या है रॉकफोर्ड चीज़, इसके अंदर क्या आप यूज करते हो, इसके अंदर आप फंजाई यूज करते हो। इस तरीके के पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ेंगे। अब बात आता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आप कैसे माइक्रोब्स का यूज करते हो। इंडस्ट्री के अंदर भी माइक्रोब्स यूज होते हैं ढेर सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए बड़े वैल्यूएबल हैं, जिसके अंदर मेनली कह रहा है बेवरेजेस जो आप पे लेते हैं, एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनका इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन होता, और कह रहा है कि आप इंडस्ट्रियल स्केल पे जब आप प्रोडक्शन करते हो तो उसके लिए आपको माइक्रोब्स को बहुत लार्ज वेसल्स में बनाना पड़ता है, रिक्वायर्स लार्ज ग्रोइंग माइक्रोब्स, और इसके लिए आप फर्मेंटर्स का यूज करते हो, जो कि वेसल होता है जिसके अंदर आप माइक्रोब्स को ग्रो कराते हो। जहाँ पे एक देखिए आप फर्मेंटर को एक देख सकते हैं, इमेज लगा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ फर्मेंटेड बेवरेजेस के, फर्मेंटेड पेय के बारे में, जिसके बारे में इसमें दिया गया है। देखिए माइक्रोब्स जिसके अंदर स्पेशली ईस्ट की बात कर रहा है, हैव बीन यूज फ्रॉम टाइम इमोरियल, बहुत पहले से यूज किया जा रहा है बेवरेजेस के प्रोडक्शन के लिए, जैसे वाइन बनाना हुआ, बियर बनाना हुआ, विस्की, ब्रांडी, रम, इनका यूज किया जा रहा है। इसके लिए आप सेम ईस्ट जो कि आप सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई का यूज करते हो, जो कि आप ब्रेड मेकिंग में भी कर रहे थे, जिसे आप ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हो, उसकी मदद से आप क्या करते हो, ये चीज़ें बनाते हो। इज़ यूज फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूसेस, इनको फर्मेंट कराते हो, सीरियल्स और फ्रूट जूसेस को फर्मेंट कराते हो और अपने बेवरेज को पाते हो। टू प्रोड्यूस इथेनॉल, इथेनॉल इज़ व्हाट, इथेनॉल इज़ एल्कोहल। क्या आप रिकलेक्ट कर पा रहे हो किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन को जो कि रिजल्ट करता है इथेनॉल प्रोडक्शन को बाय ईस्ट। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। किस टाइप का आपने रॉ मटेरियल यूज किया है फर्मेंटेशन के लिए, और प्रोसेसिंग का कैसा आपने प्रोसेसिंग यूज किया है, यानी कि आपने प्रोसेसिंग में स्पेशली जिस प्रोसेसिंग की बात होती है वो होता है डिस्टिलेशन, क्या आपने डिस्टिलेशन किया है या नहीं डिस्टिलेशन किया है, तो उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप के अल्कोहलिक ड्रिंक्स मिलते हैं। देखिए जैसे वाइन और बियर जो प्रोड्यूस होता है वो बिना डिस्टिलेशन के होता है, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम जो प्रोड्यूस होता है वो डिस्टिलेशन के बाद होता है। कहाँ पे आप इसको डिस्टिल करते हो, फर्मेंटेड ब्रॉथ के अंदर। और यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ लगा है। आगे चलते हैं, हम एंटीबायोटिक्स के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। एंटीबायोटिक क्या हो रहा है, एंटीबायोटिक कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, माइक्रोब्स के द्वारा, ये रिगार्ड किया जा रहा है वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी एंड हैव ग्रेट कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये तो बहुत जाहिर सी बात है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है कि ह्यूमन सोसाइटी के लिए कितना बड़ा काम हुआ है, जिसे आप कह भी नहीं सकते। ये इसकी बिगिनिंग ये कब बनाया गया, 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी मीन्स व्हाट, 1900 से लेके 2000 के बीच का जो टाइम होगा वो 20th सेंचुरी के अंदर आता है। एंटी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट। बायोज मीन्स होता है लाइफ, आपको पता ही है। इन दोनों को जब आप मिलाते हो तो आपको पता चलता है अगेंस्ट लाइफ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में आपने ये नाम दिया गया है एंटीबायोटिक्स। जबकि अगर आप ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये प्रो लाइफ है। प्रो लाइफ मीन्स व्हाट, उनके लिए बेनिफिशियल, अगेंस्ट नहीं है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं कुछ माइक्रोब्स के द्वारा और किल करते हैं या फिर कहें रिटार्ड करते हैं, रोकते हैं। किसको रोकते हैं, दूसरे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को ग्रो होने से। बात समझ आ रही होगी। आप फेमिलियर होंगे कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन से, पेनिसिलिन जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है, उसके यूज से आपको आप फेमिलियर होंगे। क्या आपको पता है कि पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक था जो कि डिस्कवर किया गया था, और इसकी डिस्कवरी बाय चांस हुई थी। कैसे हुई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हु वाज वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, जो कि इस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया एक माउल्ड को। माउल्ड क्या था, माउल्ड ग्रो हो रहा था कहाँ पे, उनके एक अनवॉश्ड कल्चर के अंदर, अनवॉश्ड कल्चर प्लेट के अराउंड, ठीक है। और
उस अनवॉश्ड जो कल्चर था उसके अराउंड जो माउल्ड ग्रो हो रहा था, वहाँ पे आपका स्टेफाइलोकोकाई जो कि बैक्टीरिया था वो ग्रो ही नहीं कर पा रहा था। उन्होंने ये भी देखा कि एक केमिकल वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है जो कि माउल्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह से आपका बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहा, और उस केमिकल को इन्होंने नाम दिया पेनिसिलिन। क्योंकि जो माउल्ड था वो किसका था, वो था पेनिसिलियम नोटेटम का। फिर से समझ लीजिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन अ बैक्टीरिया जिसका नाम था स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। अब स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर काम करते हुए उनका एक अनवॉश्ड पेट्री डिश, आप ऐसे बोल सकते हो, अनवॉश्ड कल्चर प्लेट था, उसके ऊपर आपका बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पा रहा था क्योंकि वहाँ पे एक माउल्ड था, और उसकी वजह से उस जो माउल्ड था जो उसको उन्होंने एक नाम दिया, क्या नाम था वो, पेनिसिलिन नाम था। क्यों पेनिसिलिन नाम दिया था, क्योंकि जो माउल्ड था उसका वास्तविक नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, और इसी से उन्होंने एक नाम दिया पेनिसिलिन। हाउएवर इनका फुल पोटेंशियल किसका, पेनिसिलिन का पूरा पोटेंशियल और इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक्स बहुत बाद में इस्टेब्लिश हुआ, किसके द्वारा, अर्नेस्ट चेन और होवर्ड फ्लोरी के द्वारा। ये जो एंटीबायोटिक था वो एक्सटेंसिवली यूज किया गया था अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर चोटिल हुए थे। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी वर अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज इन 1945 इस डिस्कवरी के लिए, ठीक है, क्योंकि इट वॉज अ ग्रेट डिस्कवरी। वर्ल्ड वॉर वगैरह की सिचुएशन में जहाँ पे लगातार डेथ हो रही है वहाँ पे आप ऐसी डिस्कवरी की हो, वो बड़ी बात होती है। तो ये क्या, ये किसे सम्मानित किए गए थे, नोबेल प्राइज से। पेनिसिलिन के बाद में दूसरे एंटीबायोटिक्स भी प्यूरिफाई किए गए अलग अलग माइक्रोब्स के मदद से। क्या आप कुछ एंटीबायोटिक्स का नेम लिख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, और उनके सोर्सेज को, ठीक है, करेंगे, बाद में करेंगे। एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीजेस। जाहिर सी बात है कि अलग अलग डेडली डिजीज़ेस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स ने हमारा बहुत हेल्प किया। जैसे कुछ डिजीज़ के बारे में दिया है, जैसे प्लेग, whooping कफ जिसे आप काली खांसी बोलते हो, डिप्थीरिया इज गलघोंटू, लेप्रोसी दैट इज कुष्ठ रोग जो कि क्या करता है, मिलियंस ऑफ लोगों को किल किया है इस ग्लोब के ऊपर। हम बिना एंटीबायोटिक्स के लाइफ आज के टाइम पे इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम देखते हैं केमिकल्स, एंजाइम्स और अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। माइक्रोब्स का यूज हम कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए भी यूज करते हैं। किस चीज़ के लिए, कुछ सर्टेन केमिकल्स के प्रोडक्शन के लिए, जैसे ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल्स और एंजाइम्स के लिए। एग्जाम्पल ऑफ एसिड प्रोड्यूसर्स आर, कुछ एसिड प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे है एस्पारजिलस नाइजर, एक फंगस है, किसका फंगस है, ऐसे समझ लीजिए सिट्रिक एसिड ये प्रोड्यूस करता है। एस्पारजिलस नाइगर एक फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई एक बैक्टीरियम है जो कि एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम एक बैक्टीरिया है जो कि ब्यूटाइरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ईस्ट जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई, इसका यूज कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, कॉमर्शियल रूप से इथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। किसका, सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई का। माइक्रोब्स का यूज इंजाइम्स के प्रोडक्शन के लिए भी किया जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है लाइपेज, लाइपेजेस का यूज डिटर्जेंट के फॉर्मुलेशन के लिए भी किया जाता है, जो कि किस में हेल्पफुल होते हैं, ऑयली स्टेन्स हमारे कपड़ों से रिमूव करने के लिए। आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि जो बॉटल फ्रूट जूस होते हैं जिन्हें आप अपने घर लाते हो मार्केट से, वो क्लीन होते हैं जो कि आप घर पे फ्रूट जूस बनाते हो उसके कंपैरिजन में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो बॉटल जूस होता है उसे क्लैरिफाइड किया जाता है पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस के माध्यम से। तो पेक्टिनेज क्या करता है, पेक्टिन को ख़त्म करता है, प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड फॉर क्लॉट बस्टर। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज का क्या काम है, क्लॉट बस्टर का काम होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, क्लॉट रिमूव करता है ब्लड वेसल से। किनके ब्लड वेसल से, पेशेंट से जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन से गुजर रहे होते हैं, जो कि अल्टीमेटली हार्ट अटैक कॉज करता है।
एक और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में कहा जा रहा है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। इसका यूज किस लिए किया जाता है? एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है किनके अंदर? ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट के अंदर। क्योंकि होता क्या है, हमारा जो बॉडी होता है वो बाहरी पैथोजन समझ के उसको डिस्कार्ड कर देता है, इसलिए आप इम्यून को दबा देते हो, सप्रेस कर देते हो। किसकी मदद से? साइक्लोस्पोरिन ए की मदद से। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? एक फंगस के द्वारा जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, उनके द्वारा। स्टैटिन प्रोड्यूस होता है ईस्ट के द्वारा जिसका नाम है मोलस्कस परप्यूरिन्स, जो कि कॉमर्शलाइज हुआ है एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स के रूप में। ये कैसे एक्ट करता है? कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट कर देता है एंजाइम जो कि कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस करने के लिए ज़रूरी होता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बनाता है वहाँ पे कंपटीशन ला देता है। कौन? ये जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है मोलस्कस परप्यूरिन्स। ठीक है, ठीक। अब हम समझते हैं STP हमको समझना है, MST हम बोल रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, STP बोलते हैं। हम जानते हैं कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर जनरेट होता है प्रतिदिन हमारे सिटीज़ और टाउन से। इसका एक मेजर कंपोनेंट क्या होता है? ह्यूमन एक्सक्रीटा। द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सीवेज। ठीक है, और इसके अंदर क्या कंटेन होता है? एक बड़े अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स कंटेन होते हैं इनके अंदर, जिसके अंदर यानी कि जो आपका सीवेज होता है उसकी बात किया जा रहा है कि ज़्यादातर उसमें क्या होते हैं, वो क्या होता है? पैथोजेनिक होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने लार्ज क्वांटिटी में सीवेज जो अर्बन वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होता है वो कैसे डिस्पोज किया जाता है? इसे आप डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकते नेचुरल वाटर बॉडीज़ में जैसे कि रिवर्स या फिर स्ट्रीम्स हैं, क्योंकि ये पैथोजेनिक होते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड वाई। आपको ये चीज़ समझ आना चाहिए कि आप डायरेक्टली इन्हें रिवर्स वगैरह में या फिर कहीं फ्लोइंग वाटर बॉडीज़ के अंदर ड्रॉप क्यों नहीं कर सकते हो। टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग, इसको आप बिफोर डिस्पोजल आप क्या करते हो? सीवेज को ट्रीट करते हो और STP के अंदर आप क्या करते हो? इसे लेस पॉल्यूटिंग बनाते हो। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाई, आप वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कैसे करते हो? हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स का यूज करके। हेट्रोट्रॉफिक मतलब क्या? कि आपका जो सीवेज है उसको वो पकड़ के खाए। नेचुरली प्रेजेंट होता है जो कि सीवेज के अंदर होता। और ये ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? 2 स्टेजेस में किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक STP बना है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। चलिए हम पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? दीज ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। बहुत जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आप लार्ज पार्टिकल्स को हटाते हो फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन की मदद से। दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस, ये स्टेजेस में होता है। सबसे पहले फ्लोटिंग डेब्रीज को रिमूव करते हो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन की मदद से। फिर आप क्या करते हो? ग्रिट यानी सॉयल और छोटी जो गिट्टियाँ होती हैं उन्हें आप सेडिमेंटेशन की मदद से रिमूव करते हो। और जो सॉलिड सेटल होता है, ऑल द सॉलिड दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज से जो सॉलिड सेटल होता है एंड द सुपरनेटेड फॉर्म द इफ्लुएंट। देखिए जो सॉलिड सेटल होता है नीचे उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप बोलते हो प्राइमरी स्लज। और जो सुपरनेटेड फॉर्म होता है उसे आप बोलते हो इफ्लुएंट। इफ्लुएंट को प्राइमरी सेटलिंग टैंक, द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन टू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जो इफ्लुएंट होता है, जो फ्लोइंग होता है, ऊपर सुपरनेटेंट बनता है, उसे आप क्या करते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हो। प्राइमरी स्लज को आप रोक देते हो। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइमरी इफ्लुएंट होता है उसे लार्ज एरेशन टैंक के अंदर डाल देते हो। एरेशन टैंक मतलब क्या? ऐसे घुमाने वाला टैंक, जहाँ पे ये क्या होता है? कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड, कॉन्स्टेंटली घुमाया जाता है मैकेनिकली, और एयर उसके अंदर पंप किया जाता है। इससे क्या होता है? विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। तो इससे क्या होता है? विगरस ग्रोथ मतलब बहुत तेजी रूप में, बहुत ड्रेस्टिकली ग्रोथ होता है किसका? एरोबिक माइक्रोब्स का, माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स।
इसमें ही बनाते हैं। क्या वो फ्लॉक्स क्या होता है? मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेस लाइक स्ट्रक्चर। फ्लॉक क्या होता है? बैक्टीरिया का मास मतलब क्या है? अब गुच्छा टाइप का बोल सकते हो कि ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो कि किसके साथ एसोसिएट करते हैं? फंगल फिलामेंट की तरह, ठीक है, और क्या बनाते हैं? मेस लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ग्रोइंग के समय ये जो माइक्रोब्स होते हैं कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जब ये ग्रो हो रहे होते हैं, एजिटेट करने पे, विगरस ग्रो जब होता है एरोबिक माइक्रोब्स का, तो उस वक्त पे क्या होता है? ये माइक्रोब ढेर सारे ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर जाते हैं इफ्लुएंट के अंदर से। ये सिग्निफिकेंटली, ये बहुत तेज़ी से बीओडी को कम कर देता है। बीओडी मतलब क्या? आप यहाँ देखेंगे कि एयर इज पम्प्ड, यानी कि हवा उसके अंदर पंप किया जा रहा है सो दैट कि आपका एरोबिक माइक्रोब ग्रो करे। लेकिन जब खाना कम हो जा रहा है, खाना ऑर्गेनिक मैटर को खा जा रहे हैं ये, तो इससे क्या हो जा रहा है? इससे जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर आप इसी को बोल सकते हो जो एयर रिक्वायर्ड है, वो एयर की जो डिमांड है वो बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाती है। किसकी एयर की डिमांड? इफ्लुएंट की। यहाँ दिया भी गया है कि बीओडी किसको रेफर करता है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जिसका ज़रूरत होगा, कंज्यूम किया जाएगा ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए 1 लीटर ऑफ पानी में। किसके द्वारा ये किया जाएगा? बैक्टीरिया के द्वारा। द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस। कब तक एसटीपी किया जाता है? जब तक बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एकदम कम ना हो जाए। बीओडी टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए सैंपल ऑफ वाटर एंड दस indirectly BOD is a measure of organic matter present in the water. The greater the BOD of waste water, more it is polluting potential. That means simply आप इतना समझ लीजिए कि जो इफ्लुएंट होता है उसके अंदर जितना ज़्यादा आपको BOD की ज़रूरत होती है, जितना ज़्यादा आपको एयर या फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उतना ज़्यादा वो वाटर पॉल्यूटेड होता है। तो जैसे जैसे उसके अंदर से ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म होते जाते हैं, वैसे वैसे उसमें एयर की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है। Once the BOD of sewage or waste water is reduced significantly, the effluent is then passed into settling tank, जहाँ पे बैक्टीरियल फ्लॉक्स क्या किए जाते हैं? सेडिमेंट होने के लिए अलाउ किए जाते हैं। अब आप आराम से देखिएगा क्या हो रहा है कि जब BOD वेस्ट वाटर का बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है, तो ऐसे में जो इफ्लुएंट होता है वो सेटलिंग टैंक में पास किया जाता है। सेटलिंग टैंक के अंदर क्या होता है कि जो बैक्टीरियल फ्लॉक होता है उसको छोड़ दिया जाता है, जिससे वो सेडिमेंट हो जाता है। और ये जो सेडिमेंट होता है उसे आप एक्टिवेटेड स्लज बोलते हो। एक छोटा अमाउंट एक्टिवेटेड स्लज का पंप किया जाता है वापस एरेशन टैंक में एज ए इनोकुलम टू सर्व एज इनोकुलम, ठीक है। रिमेनिंग जो मेजर पार्ट होता है स्लज का, उसे आप क्या करते हो? लार्ज टैंक में भेज देते हो। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ स्लज इज पम्प्ड बैक टू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में आप भेज देते हो। एनारोबिक मतलब क्या? यहाँ पे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। हियर अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करते हैं जो कि एनारोबिकली ग्रो करते, और ये क्या करेंगे? ये डाइजेस्ट करेंगे बैक्टीरिया और फंजाई को स्लज के अंदर से। इस डाइजेशन के दौरान बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग गैसेस को, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इन गैसेस का यूज आप बायोगैस के रूप में कर सकते हो, और इनका ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं और ये इनफ्लामेबल होते हैं, मतलब ये जल सकते हैं। अब देखिए, जो इफ्लुएंट आपके सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में बना था उसे आप जनरली रिलीज़ कर देते हो नेचुरल वाटर बॉडी जैसे रिवर और स्ट्रीम के अंदर, क्योंकि वो पॉल्यूटेड नहीं होता, वो सेफ होता है। द एरियल व्यू ऑफ सच प्लांट इज शोन इन फिगर 8.7। इनकी आसमानी दृश्य आपको 8.7 में फिगर में दिखाया गया, जैसे कि यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक। अब आप अप्रिसिएट करोगे, किसको अप्रिसिएट करोगे? माइक्रोब्स को, कि ये कितना मेजर रोल प्ले करते हैं मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए इस ग्लोब के ऊपर। ये मेथडोलॉजी हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर मोर देन सेंचुरी नाउ, मतलब सदियों से इसका यूज किया जा रहा है इस मेथड का, और ये हर विश्व के हर पार्ट में इसका यूज किया जा रहा है। आज के डेट तक नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एबल टू राइवल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, मतलब सीवेज को इस तरीके से ट्रीटमेंट
कोई भी मैनमेड आप कह सकते हो कोई भी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी आज तक इसका मुकाबला नहीं कर पाई है। क्या आप अवेयर हैं कि अर्बनाइजेशन की वजह से सीवेज जो है वो प्रोड्यूस मच लार्जर क्वांटिटीज़ देन इवन बिफोर, मतलब अर्बनाइजेशन की वजह से पहले के मुकाबले आज के टाइम जो सीवेज है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। हाउ एवर द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैज़ नॉट इंक्रीज इनफ टू ट्रीट सच लार्ज क्वांटिटी। सीवेज तो बढ़ रहा है लेकिन एसटीपीज नहीं बढ़ रहे हैं। सो अनट्रीटेड सीवेज ज़्यादातर डिस्चार्ज किया जा रहा है रिवर्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, पोल्यूशन होता है और इंक्रीज़ होता है क्या, वाटर बोर्न डिजीज़ेस, पानी से फैलने वाले डिजीज़ेस बढ़ते जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट ने कुछ इनिशिएशन लिया है जैसे गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। किस लिए? टू सेव द मेजर रिवर्स, हमारे देश की मेजर रिवर्स को बचाने के लिए फ्रॉम पॉल्यूशन से। इस प्लान के अंदर क्या प्रपोज किया गया है कि लार्ज नंबर ऑफ एसटीपी बनाए जाएं सो दैट कि केवल ट्रीटेड पानी ही डिस्चार्ज किया जाए रिवर्स के अंदर। ठीक, अपने आसपास किसी न किसी एसटीपी को अगर है मौजूद तो ज़रूर एक बार विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। अब देखिए बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे करते हैं कौन, माइक्रोब्स। बायोगैस क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसके अंदर प्रीडोमिनेंटली मीथेन, ज़्यादातर मीथेन ही होता है और ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी के द्वारा प्रोड्यूस होता है। और इसका आप किस रूप में यूज कर सकते हो, फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हो। आपने पढ़ा भी होगा कि माइक्रोब्स जो प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ गैसियस डिफरेंट टाइप के गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने पहले ही सीखा है कि माइक्रोब डिफरेंट टाइप की गैसेस को एज ए एंड प्रोडक्ट अपनी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस करते हैं। द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दे यूटिलाइज। तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि माइक्रोब ने कौन सा, और एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ओके, हाँ, तो ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिक मैटर इन्होंने यूटिलाइज किया है और कौन सा माइक्रोब है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में कह रहा है, इन एग्जाम्पल cited in relation to fermentation of duff, cheese making and the production of beverages, the main gas produced was CO2। तो इसने ये कहा कि एग्जाम्पल के रूप में कि जैसे आपने डफ को फर्मेंटेट किया, चीज़ बनाया, ठीक है, बेवरेजेस बनाए, तो इन सब के अंदर जो मेन गैस प्रोड्यूस होता है वो होता है CO2। जबकि कुछ बैक्टीरिया जो कि एनारोबिकली ग्रो करते हैं सेलुलोजिक मटेरियल पे, यहाँ देखिए, जो कि एनारोबिकली ग्रो करते हैं सेलुलोजिक मटेरियल पे, वो क्या लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं CO2 और H2 के साथ में। ये बैक्टीरिया कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, मीथेनोजन्स कहलाते हैं, जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आपके यहाँ गाय भैंसें भी करती हैं। इसका एक वन सच कॉमन बैक्टीरिया मीन्स मिथेनोबैक्टीरियम, एक कॉमन बैक्टीरिया जो कि मिथेनोबैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया कॉमनली कहाँ पाए जाते हैं, एनारोबिकली स्लज ड्यूरिंग एसटीपी। दीज बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, जनरली पाए जाते हैं एनारोबिकली स्लज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के दौरान। ये बैक्टीरिया और कहाँ पाए जाते हैं, रूमिनेंट पार्ट ऑफ स्टमक, यानी कि कैटल्स के स्टमक के पार्ट के अंदर भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेलुलोजिक मटेरियल फूड के अंदर प्रेजेंट होता है, किसके फूड के अंदर, कैटल्स के फूड के अंदर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो उसे क्या करना होता है, उसे डाइजेस्ट करना होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, र्यूमेन में। र्यूमेन क्या है, कैटल के स्टमक का एक पार्ट है। और इन बैक्टीरिया की हेल्प से आप उस सेलुलोजिक मटेरियल को तोड़ते हो, और तोड़ के क्या होता है, कैटल के न्यूट्रिशन में ये हेल्प करता है। डू यू थिंक वी ह्यूमन बींग्स आर एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज प्रेजेंट इन आवर फूड? नहीं, हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते सेलुलोज को। दस द एक्सक्रीटा डंग ऑफ कैटल, कैटल का एक्सक्रीटा जो होता है वो कॉमनली क्या कहलाता है, गोबर, जो कि किस में रिच होता है, इसी टाइप के बैक्टीरिया में रिच होता है। डंग किस लिए यूज हो सकता है, जेनरेशन ऑफ बायोगैस, बायोगैस के जेनरेशन में, जिससे आप कॉमनली गोबर गैस भी कहते हो।
बायोगैस कंसिस्ट ऑफ कॉन्क्रीट टैंक जो कि 10 से 15 फीट डीप होता है, उसका बना होता है, जिसके अंदर बायो वेस्ट कलेक्ट होता है और स्लरी ऑफ डंग इज फेड, मतलब डंग में थोड़ा पानी मिला के स्लरी टाइप का बनाते हैं और उसको उसमें डंप कर देते हैं। अब फ्लोटिंग कवर, एक फ्लोटिंग कवर भी लगा देते हैं किसके ऊपर, स्लरी के ऊपर, जो कि क्या करता है, गैस को विच कीप्स ऑन राइजिंग, जैसे जैसे गैस बढ़ता है वो ऊपर की तरफ उठते जाता है। ठीक है, माइक्रोब्स की एक्टिविटी की वजह से जैसे जैसे गैस बनेगा वो ऊपर की तरफ उठते जाएगा। द बायोगैस प्लांट हैज़ एन आउटलेट, एक आउटलेट होता है जो कि पाइप से कनेक्ट होता है बायोगैस की सप्लाई के लिए, और ये कहाँ सप्लाई किए जाते हैं, नियर बाई हाउसेस में। ठीक है, जो स्पेंड स्लरी होता है, जो स्लरी ख़त्म हो चुका होता है, यूज हो चुका होता है, उसे आप क्या करते हो, रिमूव कर देते हो, किसकी मदद से, एक और आउटलेट उनके उसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, और इसका किस रूप में यूज करते हो, स्लरी का फर्टिलाइजर के रूप में। कैटल डंग इज़ अवेलेबल इन लार्ज क्वान्टिटीज इन रूरल एरियाज़, कैटल डंग बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज़ में प्रेजेंट होता है और उनका यूज आप क्या कर सकते हो, वैरायटी ऑफ पर्पजेस के लिए कर सकते हो। सो बायोगैस प्लांट मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरियाज़, बायोगैस प्लांट जनरली रूरल एरियाज़ में बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे डंग बहुत लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। तो जो बायोगैस प्रोड्यूस होता है वो किस लिए आप यूज कर सकते हो, कुकिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए। आगे चलते हैं, जो पिक्चर दिया गया है बायोगैस प्लांट का 8.8 फिगर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड बाई इंडियन मेनली ड्यू टू एफर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसे KVIC बोलते हैं, इनकी मदद से ये डेवलप किया गया था। अपने स्कूल अगर विलेज के आसपास कहीं मौजूद है तो आप देखिए, अगर आपको बायोगैस प्लांट मिल जाता है तो बिल्कुल एक बार आप उसे भी देखिए, तो मज़ा आपको वहाँ पे भी आएगा देख के। ठीक है, अब हम लास्ट टॉपिक के आसपास धीरे धीरे पहुँच रहे हैं कि बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में कैसे आप यूज करते हो माइक्रोब्स का। बायो कंट्रोल जनरली रेफर होता है बायोलॉजिकल मेथड, देखिए बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज करके आप क्या कंट्रोल कर रहे हो, प्लांट डिजीजेज और पेस्ट को। मॉडर्न सोसाइटी के अंदर द प्रॉब्लम हैव बीन टैकल्ड इंक्रीजली टू यूज द केमिकल्स, जहाँ पे आप कौन से केमिकल यूज करते हो, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, तो इसकी मदद से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। द केमिकल्स आर टॉक्सिक और एक्सट्रीमली हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए भी, एंड एनिमल्स अलाइक हैव बीन पॉल्यूटिंग आर इन्वायरमेंट, सॉयल, ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो जो आप पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज करते हो टॉक्सिक होते हैं और हार्मफुल होते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड क्रॉप प्लांट, इन सब चीज़ों के लिए भी पॉल्यूटिंग होते हैं। हमारा सॉयल इज़ पॉल्यूटेड थ्रू दी वीडीसाइड एंड दैट रिमूव दी वीड्स। आप ऐसे समझ सकते हो कि जो इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड और पेस्टिसाइड आप यूज करते हो उनकी मदद से हमारा सॉयल भी पॉल्यूट होता है। ऐसे में आप क्या करते हो, ऐसे में आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स का यूज करते हो, बायो कंट्रोल फॉर पेस्ट एंड डिजीजेस। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर देयर इज ए मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रेडेशन रेदर देन इंट्रोड्यूस्ड केमिकल्स। ठीक है, ये प्रेडेशन, भक्षण वाली स्थिति में डिपेंड करता है कि ये इस चीज़ को मानता है, केमिकल्स का यूज कम करता है। एक की बिलीफ है ऑर्गेनिक फार्मर का कि बायोडाइवर्सिटी, आप ऐसे समझ सकते, एक की बिलीफ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ। द मेजर वेराइटी अ लैंडस्केप हैज़ द मोर सस्टेनेबल इट इज़। The organic farmer therefore works to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated but instead are kept at manageable levels by a complex system of check and balance within a living and vibrant ecosystem। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो आप ऑर्गेनिक फार्मर्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनिक रूप से खेती करते हैं, उनका ये मानना होता है कि आप क्या करें, आप किसी चीज़ को ख़त्म ना करें, आप चेक एंड बैलेंस में रखें कि उनकी अमाउंट रहे, तो ख़त्म ना हो पूरी तरीके से, लेकिन अमाउंट केवल इतना रहे कि जितने में हमको नुकसान ना हो, हमारा प्लांट
हमारा प्लांट हमारे क्रॉप को नुकसान ना हो, ठीक है। एक चेक एंड बैलेंस टाइप का दिमाग लगाते हैं। कॉन्ट्रेरी टू दी कन्वेंशनल फार्मिंग के अलावा उसके अलावा आप ऐसे बोल सकते हो वे विच ऑफन यूज़ केमिकल मेथड्स, जहाँ पे कन्वेंशनली आप केमिकल मेथड्स का यूज करते हो किल करने के लिए। अब जैसे आपके फार्म में कोई इंसेक्ट है, तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि दो इंसेक्ट हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों आपके प्लांट के लिए हार्मफुल है। मान लीजिए आपके खेत में क्या है, अर्थवॉर्म है और लॉक्टस है, लेट से तो आप क्या कर रहे हो, आप इंसेक्टिसाइड डाल रहे हो, केमिकल डाल रहे हो, तो क्या करेगा, वो दोनों को मार देगा। जो उसके लिए हेल्पफुल है आपके फार्म के लिए, उसे भी मार देगा, ठीक है। तो ये देखिए इसमें बोला है वही बात कि दोनों को जो हार्म करता है। एंड हार्मफुल लाइफ फॉर्म्स इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के वो दोनों को मार देता है। This is holistic approach that seeks to develop an understanding of the web of interaction between the myriad of organisms that constitute the field fauna and flora. The organic farmers hold the view that eradication of creatures that are often described as pests is not only possible but also undesirable. मतलब ऐसा कह रहा है कि आप सबको ख़त्म तो कर नहीं सकते हो और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप एक होलिस्टिक अप्रोच लो और चेक एंड बैलेंस के रूप में रखो। For without them, the beneficial predatory and parasitic insect which depends upon them as food and host would not able to survive. Let's say कि कोई एक कीट है जो आपके फसल के लिए हार्मफुल है, लेकिन कोई एक और कीट है जो आपकी फसल के लिए हेल्पफुल है, लेकिन जो आपके फसल के लिए हेल्पफुल कीट है उसको प्रिडेट करना होता है आपके फसल के लिए हार्मफुल कीट को। ये थोड़ा सा उलझन भरा शब्द है, आप ऐसे समझ लीजिए। लेट्स से आपका ए है और बी है, ठीक है, ए है और बी है, बी का चारा ये है और ये आपके फसल के लिए हेल्पफुल है। अगर आप केमिकल डालते हो तो दो प्रॉब्लम है, या तो ये दोनों को मार देगा, ठीक है, पहली चीज़ दोनों को मार देगा तो आपका ऐसे ही नुकसान होगा क्योंकि ये बी वाला आपके फील्ड के लिए हेल्पफुल था। दूसरा कंडीशन क्या सोचते हैं कि ए वाले को ये खाता है, अगर आप ए को इरेडिकेट कर दोगे तो बी वाला भूखे मर जाएगा। तो दोनों कंडीशन में आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए कह रहा है कि आपको एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेके चलना चाहिए जहाँ पे आप चेक एंड बैलेंस के रूप में काम कर सकते हो या आप उनके नंबर को एक चेक में रखो। दस द यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर्स ग्रेटली रिड्यूस करेगा हमारा केमिकल टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स के ऊपर डिपेंडेंस को। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बायोलॉजिकल फार्मिंग का अप्रोच इज टू बिकम फैमिलियर विद वेरियस लाइफ फॉर्म दैट इनहिबिट द फील्ड प्रेडेटर्स एज वेल एज पेस्ट एंड ऑल्सो दियर लाइफ साइकिल। एक ऐसा ये थोड़ा सा आप समझ सकते हैं क्यूरियोसिटी टाइप का है कि आप जब बायो कंट्रोल फार्मर के रूप में आप काम करोगे तो इसकी मदद से आप क्या करोगे, आप ऐसे समझ पा रहे हो। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि वेरियस लाइफ फॉर्म्स, अलग अलग लाइफ फॉर्म्स के बारे में भी आप जानोगे जो कि आपके फील्ड को इनहेबिट करते हैं। प्रेडेटर्स को भी जान पाओगे, इसके साथ में उन पेस्ट को भी जान पाओगे और उनकी अलग अलग लाइफ साइकिल्स को भी सीख पाओगे, उनके फीडिंग पैटर्न को, हैबिटेट को भी जान पाओगे। इससे क्या होगा आप एक एप्रोप्रिएट बायो कंट्रोल एजेंट बन सकते हो या फिर कह सकते हो कि आप एक एप्रोप्रिएट मेथड से कंट्रोल कर सकते हो किसे, उस कीट को। एक बहुत फेमिलियर बीटल है, ए वेरी फेमिलियर बीटल जो कि रेड एंड ब्लैक मार्किंग से होता है, जिसका नाम है लेडी बर्ड, और ड्रैगन फ्लाई जिसका आर यूजफुल टू गेट रीड ऑफ एफिड एंड मॉस्किटोज। तो ये दोनों क्या है, लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई का यूज करते हो आप एफिड और मॉस्किटो से बचाने के लिए। एक एग्जांपल माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट का क्या है, कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर। ठीक है, बटरफ्लाई के कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए आप यूज करते हो। इज़ द बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, जिसे आप क्या बोलते हो, बीटी बोलते हो। दीज आर अवेलेबल इन सैशेट्स एज ड्राइड स्पोर्स विच आर मिक्सड विद वाटर एंड स्प्रेड ऑन टू वल्नरेबल प्लांट्स सच एज ब्रेसिकाज एंड फ्रूट ट्रीज वेयर दीज आर ऑफन ईटन बाई इंसेक्ट लार्वा। ठीक है, आप क्या करते हो, आप बीटी को डाल देते हो पानी में मिला के, किस पे, जो वल्नरेबल प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर या फिर फ्रूट ट्रीज के ऊपर। ऐसे में क्या होता है, जो लार्वा होता है वो उसको खा लेता है।
उस इंसेक्ट के, देखिए इन द गट ऑफ लार्वा के गट के अंदर जो टॉक्सिन होता है वो रिलीज होता है और लार्वा क्या होता है, मर जाता है। दीज बैक्टीरियल डिजीजेज विल किल द कैटरपिलर, और इसकी मदद से आप क्या करोगे, कैटरपिलर को द बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर, बैक्टीरियल डिजीज जो होगा वहाँ पे वो कैटरपिलर को मार देगा। बट लीव अदर इंसेक्ट्स अनहार्म्ड, तो ऐसे में चूंकि वो लार्वा ने ही उस एसिड के द्वारा प्रोड्यूस किए गए बीटी को खाया था, इसलिए केवल वही मरेगा, ना कि बाकी के इंसेक्ट, तो वो अनहार्म्ड रहेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग के डेवलपमेंट से, जो कि पिछले दशक में हुआ है, साइंटिस्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, बीटी को, बीटी टॉक्सिन्स जीन को प्लांट के अंदर। तो सच प्लांट आर रेजिस्टेंट टू अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट, बीटी कॉटन इज वन सच एग्जाम्पल। तो क्या किया है कि प्लांट के जीन को ही इन्होंने कोड कर दिया उस हिसाब से कि प्लांट का जीन ही बीटी प्रोड्यूस करे। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, बीटी कॉटन विच इज़ बीइंग कल्टिवेटेड इन सम स्टेट्स, हमारे कंट्री के कुछ स्टेट्स में ये कल्टिवेट किया जाता है, जिसके बारे में आप चैप्टर 10 में अच्छे से पढ़ोगे। एक बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज द फंगस ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा प्लांट डिजीज से भी बचाता है, एक बायो कंट्रोल एजेंट है। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज क्या होते हैं, फ्री लिविंग फंजाई होते हैं जो कि कॉमनली रूट इकोसिस्टम में हेल्पफुल होते हैं। ये इफेक्टिव होते हैं बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में सेवरल प्लांट पैथोजेंस से। बैक्यूलोवायरस क्या है, पैथोजन है जो कि अटैक करता है इंसेक्ट्स के ऊपर और अलग अलग टाइप के आर्थ्रोपोड्स के ऊपर। मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरस किस लिए यूज होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज होता है। किस जीनस के अंदर, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस के अंदर। ये वायरस क्या होते हैं, एक्सीलेंट कैंडिडेट होते हैं फॉर दी स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, मतलब ये नैरो स्पेक्ट्रम में काम करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्पेसिफिक टाइप के जो भी टारगेट होते हैं उन्हीं को ये किल करते हैं। दे हैव बीन शोन टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट, कोई प्लांट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है, मैमल्स के ऊपर नहीं होता, बर्ड, फिश और या फिर नॉन टारगेट इंसेक्ट के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ये डिज़ायरेबल है, दिस इज स्पेशली डिज़ायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व टू एड इन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, यानी कि इंटीग्रेटेड आईपीएम के अनुसार आपके जो हेल्पफुल हैं उनको आप बचा के रख रहे हो, ओवरऑल चेक एंड बैलेंस के रूप में लेके चल रहे हो और इकोसिस्टम को सस्टेन कर रहे हो। और व्हेन द इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड, यानी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में थोड़े ही इंसेक्ट होते हैं लेकिन थोड़े इंसेक्ट आपको ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, आपके फसल को ज़्यादा हार्म करते हैं, तो आप केमिकल्स या फिर टॉक्सिन्स का यूज करके उन्हें अगर मार देते हो तो इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा। ऐसे में आप क्या करते हो, आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का यूज करते हो, चेक एंड बैलेंस का यूज करते हो, हॉलिस्टिक अप्रोच लगा के आप उनके नंबर को बैलेंस में रखते हो, ना कि इरेडिकेट करते हो। अब देखिए हम बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर पहुंच चुके हैं कि आप बायो फर्टिलाइजर्स में कैसे यूज करते हो। विद आवर प्रेजेंट डेली लाइफस्टाइल इन्वायरमेंट पोल्यूशन एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है। द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू दिस पोल्यूशन। ठीक है, of course we have now realized that there are problems associated with overuse of chemical fertilization and there are large pressure to switch to organic farming। सिंपल सी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स के नुकसानों को समझ चुके हो कि अब आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव करना होगा सो दैट कि आप हेल्दी रह सको। द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को एनरिच कर देते हैं। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया। आपने पढ़ा है नोड्यूल्स ऑफ द रूट लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्रिएट करता है राइजोबियम के साथ, राइजोबियम का। ऐसे सुनिए, यू हैव स्टडीड अबाउट द नोड्यूल्स ऑन द रूट नोड्यूल्स के बारे में आपने पढ़ा है लेग्यूमिनस प्लांट के, जो कि क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्रिएट करता है, किसका, राइजोबियम का। दीज बैक्टीरिया
क्या करते हैं, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म्स के अंदर, इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स, जो किस लिए यूज होता है या फिर किसके द्वारा यूज किया जाता है, प्लांट के लिए या फिर कहीं प्लांट द्वारा एज ए न्यूट्रिएंट यूज किया जाता है। अदर बैक्टीरिया जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं वाइल फ्री लिविंग इन द सॉयल, कौन से हैं, एजोस्पिरिलियम और एजोटोबैक्टर, दस इनरिचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉयल। क्या करेंगे, नाइट्रोजन कंटेंट सॉयल का बढ़ा देंगे और ये आपके फसल के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। फंजाई एक इम्पॉर्टेंट सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है प्लांट के साथ, जो कि जिसे आप क्या बोलते हैं, माइकोरीजा बोलते हो। और भी जीनस के जैसे ग्लोमस भी फॉर्म करता है माइकोरीजा। द फंगल सिम्बायोट इन दीज एसोसिएशन एब्जॉर्ब फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पासेस इट इनटू प्लांट। देखिए फंगल सिम्बायोट क्या करता है, फास्फोरस को सॉइल से निकालता है और प्लांट को देता है। प्लांट क्या करता है, प्लांट भी बेनिफिट देता है, प्लांट को और भी बेनिफिट देता है, जैसे रेजिस्टेंट टू रूट बोन पैथोजन, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, सैलिनिटी और ड्रॉट से भी बचाता है, एंड ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें भी हेल्प करता है ओवरऑल। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब होते हैं जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर, किस लिए, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, जिसका एग्जांपल क्या है, एनाबीना और नॉस्टॉक और ओसिलाटोरिया। पैडी फील्ड्स के अंदर साइनोबैक्टीरिया सर्व कैसे करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में। बीजीए भी एक ऑर्गेनिक मैटर है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। हमारे देश के अंदर करंटली नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं कॉमर्शली मार्केट के अंदर, जिसे फार्मर्स लगातार यूज करते हैं टू रिप्लेनिश, वापस लाने के लिए सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को और केमिकल फर्टिलाइजर से अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए। लास्ट में हम समरी की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि माइक्रोब्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लाइफ के अर्थ के ऊपर। सभी माइक्रोब्स पैथोजेनिक नहीं होते, बहुत सारे माइक्रोब्स ह्यूमंस के लिए हेल्पफुल होते हैं। हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं, वी यूज माइक्रोब्स एंड माइक्रोबली डिराइव प्रोडक्ट ऑलमोस्ट एवरी डे, या फिर माइक्रोब्स या फिर उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स का हम डेली यूज करते हैं। बैक्टीरिया जो कि एक लैब है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो ग्रो होता है मिल्क के अंदर और क्या कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में। डफ जो कि हम ब्रेड बनाने के लिए यूज करते हैं, वो क्या फर्मेंट किया जाता है, किसके द्वारा, सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई के द्वारा। कुछ डिशेस जैसे कि इडली डोसा ये भी बनाए जाते हैं डफ के द्वारा, जो कि फर्मेंट किए जाते हैं माइक्रोब्स के द्वारा। बैक्टीरिया और फंजाई इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टेक्सचर, फ्लेवर, इस टाइप की चीज़ को बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। माइक्रोब्स जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, एल्कोहल, इनका भी प्रोडक्शन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, जो कि अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होते हैं। एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन प्रोड्यूस बाय यूजफुल माइक्रोब्स, जिसका यूज किस लिए होता है, डिजीज कॉजिंग हार्मफुल माइक्रोब्स को किल करने के लिए। एंटीबायोटिक्स हैव प्लेड अ मेजर रोल, किसमें मेजर रोल प्ले किया है, कंट्रोलिंग द इन्फेक्शियस डिजीज लाइक डिप्थीरिया, whooping कफ एंड निमोनिया। ठीक है, 100 सालों से भी ज़्यादा माइक्रोब्स का यूज किया गया है एसटीपी के लिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, किस लिए, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटेड स्लज फॉर्मेशन ऑफ दिस हेल्प इन रिसाइकलिंग द वाटर इन नेचर। ठीक है, जाहिर सी बात है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मिथेनोजन प्रोड्यूस होता है बाय मीथेन वाइल डिग्रेडिंग प्लांट वेस्ट को डिग्रेड करके। बायोगैस प्रोड्यूस होता है माइक्रोब्स के द्वारा, और ये एक एनर्जी का सोर्स हो सकता है रूरल एरियाज़ के अंदर। माइक्रोब्स का हेल्प यूज आप हार्मफुल पेस्ट को मारने के लिए भी करते हो, जिसे आप बायो कंट्रोल बोलते हो। बायो कंट्रोल मेजर्स किस लिए हेल्प किए जाते हैं, अवॉइड हैवी यूज ऑफ टॉक्सिक पेस्टिसाइड, इनसे बचाने के लिए आप इनका यूज करते हो फॉर कंट्रोलिंग दी पेस्ट। आज के समय में ज़रूरत है टू पुश फॉर द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, इनके यूज करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स के स्थान पर। ये क्लियर है, it is clear from the diverse uses human beings have put microbes that they play an important role in human welfare and society। आप ऐसे समझ सकते हो कि माइक्रोब्स बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। ठीक है।
अब हम इस लेक्चर को एंड कर रहे हैं। एक छोटा सा रिवीजन लेक्चर था जहाँ पे हमने एनसीईआरटी को जल्दी जल्दी से समझने की कोशिश किया है शॉर्ट टर्म में। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सीख पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस लेक्चर में हमारे साथ जुड़े, हमें बहुत प्रसन्नता हुई।